टॉपिक क्या है? उपधातु है। ठीक, तो हमने क्या बताया था उपधातु के बारे में? तो पिछला जो लेक्चर था यानी कि जो मंडे को लेक्चर हुआ था उसमें क्या था? उपधातु के बारे में था, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ उपधातु कि उपधातु होती क्या है। ठीक, तो हमने एक बात बताई थी और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि उपधातु क्या है, कि जो क्या है, पहली चीज तो ये हो गई कि यह धातुओं से उत्पन्न होता है, समझ गए। और धातु और उपधातु के बारे में पिछले लेक्चर में बताया गया था कि हमने जो परिचय बताया था यानी कि इंट्रोडक्शन बताया था उपधातु का, उसी में हमने बताया कि दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द धातु एंड उपधातु, यानी कि जो भी सारे पॉइंट्स थे, 3 या 4 पॉइंट्स थे, तो मैंने उन सभी को बोला था कि दीज ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन द धातु एंड उपधातु, यानी कि डिफरेंसेस है, ये दोनों में अंतर है। तो ऐसा आता है। तो बाकी मैंने धातु की संख्या कितनी बताई थी? 7 होती है। क्या क्या होती है? रसाद रक्तम तत्व मांस, मांसान में जो तत्वस्थि स्तनो मज्जा तथा शुक्र, शुक्रात गर्भ प्रजायते। तो ये तो है रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र, ये क्या है? 7 धातुएं हैं। और फिर उपधातु के बारे में बताया था, तो उपधातु कितनी है? 7 उपधातुएं भी हैं। ठीक, बट आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो है 4 ही धातु की उपधातु बताई गई, यानी कि जो 4 धातुएं हैं उन्हीं से 7 धातुओं का ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। तो श्लोक भी हमने बोला था कि आप लोग श्लोक लर्न कर लीजिएगा। श्लोक कौन सा था? रसात स्तन्यम स्त्रिया रक्तम सृंजा कंडरा शिरा मांसाद वसा त्वचा सज्ज मेदस स्नायु संभव। ठीक है, यानी कि रस धातु की कौन सी है? स्तन्य और आर्तव। ठीक, रस धातु की उपधातु कौन सी है? स्तन्य और आर्तव। रक्त की क्या है? कंडरा और शिरा। तो रस वाले की उपधातु हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि रस की उपधातु के बारे में डिटेल में मैंने बताया कि रस का क्या है आपका? स्तन्य और आर्तव। ठीक, आज हम रक्त और जो भी अनवरत जो धातुएं बची हैं, सॉरी उपधातुएं जो बची हैं, इनके बारे में आज हम कंप्लीट जान जाएंगे, यानी कि आज के टॉपिक में आपका उपधातु का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो आपका जो रस धातु है उसकी उपधातु हो गई है क्या? स्तन्य और आर्तव। उसको आप लोग रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, लाइव क्लासेस के फोल्डर में भी पड़ा हुआ होगा। ठीक, अब देखो उपधातु ऑफ रक्त। रक्त की उपधातु क्या है? तो कंडरा और शिरा है। ठीक है, क्या है? कंडरा और शिरा। ठीक, तो कंडरा हो गई और एक तरफ शिरा हो गई, तो ये डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, आप इसको अंतर कह लो या फिर दोनों में जो इनकी परिभाषा है, इनकी संख्या है, इनका कार्य है, इनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम कंडरा के बारे में जानते हैं कि कंडरा होता क्या है या कंडरा की संख्या क्या है। तो देखो 16 कंडराएं होती हैं। ठीक है, कंडरा मीन्स की टेंडन्स, आप कोरिलेट कर सकते हो जो हमारे टेंडन्स होते हैं, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा टेंडन। ठीक है, तो टेंडन दैट मीन्स की कंडरा, इससे आप कोरिलेट कर सकते हो। और शिराएं यानी कि जो आर्टरीज है या जो वेन्स है हमारे बॉडी में। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इन आयुर्वेदा शिरा। ठीक, तो कंडरा की संख्या कितनी है? 16। 16 मीन्स की 16। ठीक है, 16 मीन्स की 16 संख्या बताई गई है, यानी कि 16 कंडराएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? 4 जो है आपका पैरों में, यानी कि आपके पैर जो है, ठीक है, 4 कंडराएं होती हैं। 4 जो है हाथों में होती हैं, यानी कि हस्त। हस्त मीन्स की हाथ, हैंड्स। ठीक है, 4 कंडराएं होती हैं। 4 जो है ग्रीवा में, यानी कि नेक। ठीक है, और 4 जो है पृष्ठ यानी कि बैक में। ठीक, तो ये आपकी कंडराएं हो गई। कंडराओं की संख्या याद रखना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर्स ऑफ टेंडन्स, या ये तो एनाटॉमी का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आयुर्वेद में कंडरा हमेशा देगा। तो नंबर ऑफ कंडरा, ठीक है, तो कितनी है? 16 है। 4 जो है पैरों में है, 4 जो है हाथों में है, 4 जो है ग्रीवा यानी कि नेक में है, और 4 जो है बैक रीजन यानी कि पृष्ठ में। ठीक है, ये 16 संख्या इनकी हो गई। अब नेक्स्ट जानोगे कंडरा के कार्य क्या है। ठीक, तो कार्य इट मीन्स की फंक्शन ऑफ कंडरा। ठीक है, कार्य का अर्थ क्या होता है? फंक्शन। कार्य क्या करेगा, फंक्शन क्या है इसका? तो इसके बारे में कहा है आचार्य ने कि प्रसारण आकुंचनियो अंगनाम कंडरामथा। ठीक है, तो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना, रचना शरीर में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्रसारण और आकुंचन। ठीक, तो कंडराओं से ही तो होता है ना। तो यहाँ पे बताया है कि कंडराओं का कार्य क्या है या कंडरा का कार्य क्या है। तो अंगों का प्रसारण, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गन्स या एक्सटेंशन ऑफ
बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, एक्सटेंशन हो गया। और आकुंचन दैट इज द फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये कंडराओं का कार्य है यानी कि फंक्शन है, क्या करती हैं, प्रसारण का काम करती हैं और आकुंचन का काम करती हैं। प्रसारण दैट इज द एक्सटेंशन और आकुंचन दैट इज द फ्लेक्शन, समझ गए। ये किसके द्वारा होता है संचालित आपके शरीर में, तो कंडराओं के द्वारा होता है, समझ लो। तो 16 संख्याएं हो गई, कार्य इनका प्रसारण और आकुंचन हो गया। मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, तो हमने पहले ही बता दिया था कि कंडराओं को मॉडर्न में हम टेंडन से कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है कि टेंडन दैट इज कॉल्ड इन आयुर्वेदा कंडरा, यानी कि आयुर्वेदा में हम टेंडन को क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं, समझ गए। तो इतना कंडराओं के बारे में जानना है। तो क्या क्या जाना आपने, 16 संख्याएं होती हैं, प्रसारण और आकुंचन का कार्य होता है, और मॉडर्न में हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। 4 कंडराएं क्या होती हैं, हाथ और आपके हाथों में होती हैं। 4 कंडराएं जो है हमारे पैरों में होती हैं। 4 कंडराएं हमारे नेक यानी कि ग्रीवा में होती हैं, और 4 जो है पृष्ठ में होती है यानी कि बैक में होती हैं, समझ गए। अब नेक्स्ट हम जानेंगे रक्त की उपधातु। पहली तो हो गई कंडरा, सेकेंड वाली क्या है, सीरा, ठीक है, सीरा। तो देखो सीरा के बारे में जानना है। तो सीरा की परिभाषा क्या है, यानी कि डिफिनीशन के बारे में कहो तो एक ही श्लोक है, छोटा सा, शरणात शिरा, ठीक है, शरणात शिरा। शरणात शिरा का अर्थ क्या हुआ कि जिसमें शरण की क्रिया होती है, ठीक है, शरण की क्रिया होती है। शरण मतलब कि मूवमेंट हो, ठीक है। तो शिराओं में क्या होता है, मूवमेंट होता है, ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड मूव करता है या ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, समझ गए। तो उसी बात को आयुर्वेद भी कहता है कि जिसमें शरण की क्रिया हो वही क्या है, शिरा है, ठीक है। तो क्या कहा परिभाषा, द चैनल्स यानी कि स्रोतस, ठीक है, स्रोतस को ही चैनल कहते हैं, और जिनमें शरण गति यानी कि शरण कर्म होता है उन्हें शिरा कहते हैं। तो परिभाषा याद रखना, शरणात शिरा, ठीक। शिराओं की संख्या कितनी है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिराओं की संख्या, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सप्त शिरा सतानी, सतानी मतलब 100, और सप्त है ना यानी कि 700, 7 मल्टीप्लाई इंटू 100 इज इक्वल टू 700, यानी कि नंबर्स ऑफ शिरा इज 700 इन आयुर्वेद। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो शिराओं की संख्या हमारे शरीर में कितनी है, 700 होती है, ठीक है। तो यही लिखा है श्लोक में कि सप्त शिरा सतानी भवंती, यानी कि शरीर में 700 शिराएं होती हैं, या शरीर में हमारे शिराओं की संख्या 700 होती है। किसके अनुसार है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब चलो शिराओं का कार्य देख लो, यानी कि फंक्शन इनका क्या है। तो फंक्शन भी बताया है कि देखो शिराओं का मूल स्थान नाभि है, क्या है, शिराओं का मूल स्थान किसे बताया गया, नाभि। नाभि दैट इज द जो अम्बलिकल कॉर्ड है, ठीक है, या जो अम्बलिकल होता है, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं आयुर्वेद में, नाभि कहते हैं। यार ऐसा का मूल स्थान क्या है, नाभि है, नाभि यानी कि अम्बलिकल रीजन, ठीक है। और जिस प्रकार कुल्या यानी कि टनल द्वारा केदार यानी कि खेत की सिंचाई होती है, उसी प्रकार शिराओं द्वारा शरीर का पोषण कार्य होता है। पोषण कार्य समझ रहे हो, यानी कि जैसे कि मान लो हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ब्लड में और भी सारी चीजें होती हैं जिनसे हमारे बॉडी का क्या होता है, कैटाबोलिक एनाबोलिक फंक्शन होता है, ठीक है, कैटाबोलिक एनाबोलिक फंक्शन होता है। तो उसी बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे केदारी कुल्या का एग्जाम्पल दे दिया। केदारी कुल्या न्याय मैंने बताया था, केदारी यानी कि जो क्या होती है, खेत है, केदार खेत, और कुल्या यानी कि नालियां। तो जिस प्रकार नालियों से पानी बहता है उसी प्रकार हमारे जो क्या है, शिराएं हैं, उनसे क्या होता है, हमारे शरीर का पोषण होता है, ठीक। तो ये शिराओं का कार्य हो गया। अब देखो शिराओं का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ वेन्स या आर्टरीज कह लो। तो डिवीजन क्या है इसका, विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विभाजन, इसका डिवीजन। तो देखो वातवह शिराएं होती हैं, 700 संख्या है ना, पहले ही बताया, ठीक है। सप्त शतानी भवंती ही शिरा, यानी कि शिराओं की संख्या 700 है। तो वातवह शिराएं, ठीक है, यानी कि वातवह शिराएं अरूढ़ वर्ण की और वात से भरी होती है। वात मतलब समझ रहे हो, एयर से, वायु से भरी होती है। और अरूढ़, ठीक है, अरूढ़ यानी कि ब्लैकिश कलर का, कैसा होगा, ब्लैकिश कलर का होगा, ठीक है। और वात से भरी होती है, दैट इज द एयर से भरी होती हैं। ऐसी शिराओं को हम वातवह शिरा कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 175 है, यानी कि 175 शिराएं
वातवह शिराएं होती हैं। वातवह कहने का अर्थ क्या है? जिसमें वात का फ्लो होता है, यानी कि एयर का फ्लो होता है, एयर से भरी होती है, समझ गए। सेकंड शिराएं हैं पित्तवह शिराएं, ये भी 175 होती हैं, पित्त, ठीक है, पित्तवह शिरा। तो पित्तवह शिराएं कैसी होंगी? तो उष्ण होंगी। पित्त का गुण क्या है? उष्ण होता है ना, तो पित्तवह शिराएं भी कैसी होंगी? उष्ण होंगी और नील वर्ण की होती हैं, ठीक है। यानी कि जो पित्तवह शिरा होगी वो कैसा होगा? नील वर्ण, दैट इज द ब्लूइश कलर का। नील वर्ण कहने का अर्थ क्या है? ब्लूइश कलर का होगा और हॉट होगा, ठीक है, उष्ण होगा, यह पित्तवह शिराएं होंगे। नेक्स्ट होता है कफवह शिरा। तो कफवह शिरा भी 175 यानी कि 175 होती हैं और इनका गौर वर्ण होता है और शीतल और स्थिर होती हैं। कफ जो है स्थिर गुण है ना, कफ का गुण, तो वहीं से लिया गया है गौर वर्ण और शीतल और स्थिर वर्ण की, सॉरी स्थिर होती है यानी कि स्टेबल होगा, ठीक है। वात तो मूव करता है लेकिन कफ जो है स्थिर रहता है। नेक्स्ट आता है 175 जो है रक्तवह शिराएं, ठीक है। तो रक्तवह शिराएं कितनी है? 175, जिसमें क्या होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। ऐसी 175 शिराएं हैं जिसमें क्या होता है? ब्लड का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। तो इसके बारे में बताया गया है कि रक्तवह शिराएं रक्तवर्ण तथा अनुष्ण शीत होती हैं, ठीक है, यानी कि उष्ण और शीत दोनों होती हैं। यहाँ पे रक्तवह शिराओं के बारे में कहा जाता है, यानी कि जिसमें ब्लड कैरी होती है या जिसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसी शिराएं 175 है, यानी कि 175 है, समझ गए। तो ये क्या हो गया? डिवीजन हो गया किसका? शिराओं का, ठीक। तो क्या क्या आपने जाना? तो सबसे पहले तो शिरा की परिभाषा हो गई, शिराओं की संख्या, शिराओं का कार्य और शिराओं का विभाजन यानी कि डिवीजन। तो ये आपका रक्त धातु का जो है उपधातु हो गया। रक्त धातु की उपधातु कौन है? कंडरा और शिरा, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है उपधातु में वसा और षड त्वचा, ठीक है। एक किसकी उपधातु है? मांस धातु की उपधातु है। किसकी धातु है? मांस धातु की उपधातु क्या है? वसा और षड त्वचा। यहाँ पे है वसा और षट त्वचा, ठीक है। तो वसा क्या है इसके बारे में जानेंगे और षड त्वचा के बारे में जानेंगे, ये भी जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले वसा का आता है, ठीक। तो वसा के बारे में क्या कहा गया है? वसा क्या है? तो शुद्ध मांसस्य यह स्नेह सा वसा परिकीर्तिता। किसने कहा है? आचार्य सुश्रुत ने। किसने कहा? आचार्य सुश्रुत ने। और कहां पे इस बात का मेंशन किया है? तो सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में, ठीक है, वहां से ये श्लोक लिया गया है। और इन्होंने क्या कहा? शुद्ध मांसस्य यह स्नेह शावसा परिकीर्तिका, यानी कि जो शुद्ध मांस है, यानी कि प्योर जो मांस है, शुद्ध मांस है, उसके स्नेह को क्या कहा है? वसा कहा है। उसके स्नेह को वसा कहा, ठीक। अब प्रमाण इसका देख लो, प्रमाण। तो प्रमाण कितना होता है? तो एक क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग ध्यान देना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है 20 आ रहे हैं तुम लोगों में शायद, ठीक है, एग्जाम में। तो यही सारी चीजें तो पूछेगा, प्रमाण पूछेगा, विभाजन पूछेगा, जिसमें आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका वसा है इसके बारे में कितना प्रमाण बताया गया है? तो त्रयो अंजलस्य वसाया, यानी कि वसा आपके बॉडी में कितनी होती है? 3 अंजलि होती है। कितनी होती है? 3 अंजलि। और अंजलि और अंगुली तो बार बार मैंने बताया ना, अंजलि ये होता है, ठीक। तो ऐसे सबके बॉडी का, खुद के बॉडी का जो है, ऐसे लोगे तो 1 अंजलि जल भरा तो 1 अंजलि, फिर दूसरा, तीसरा, तो ऐसे 3 अंजलि जो है क्या होती है? वसा रहती है आपके खुद के शरीर में। सबका अपना अपना होता है, ठीक। यह प्रमाण हो गया। अब देखो कर्म के बारे में। तो कर्म क्या कहा है, यानी कि फंक्शन क्या होगा वसा का? तो कर्म के बारे में को क्या बोला गया? वसा का कार्य या कर्म कह लो, ठीक है, कार्य या कर्म, इसका अर्थ क्या है? फंक्शन, क्या कार्य करेगा। तो पहला है स्नेह नाम, यानी कि हमारे शरीर का स्नेहन करती है। स्नेहन समझ रहे हो? लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेशन। जैसे हम लोग मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं तो हमारा क्या होता है? लुब्रिकेशन होता है, ठीक है, जो है स्मूथनेस बढ़ जाती है ना। तो यही क्या करता है? हमारे बॉडी में वसा करता है। पहला कार्य जो है स्नेहन, यानी कि शरीर को स्नेहन करती है। फिर जीवना, जीवना यानी कि जीवनीय शक्ति को बढ़ाती है, हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाती है। बल्य, बल्य यानी कि बल प्रदान करती है या बल को बढ़ाती है। वर्ण यानी कि हमारे वर्ण मतलब कि स्किन के कलर के लिए, बॉडी के कलर के लिए,
क्या है, जरूरी है, बॉडी के कलर के लिए हितकर है, बेनिफिशियल फॉर द स्किन कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। और सेकेंड लास्टली क्या है, उपचय वर्धना। उपचय मतलब कि हमारे मेटाबॉलिज्म फंक्शन को बनाए रखता है, यानी कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है। ठीक है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने का काम करता है। तो यह 5 कार्य हो गए किसके, वसा के। पहला है शरीर का स्नेहन, दूसरा है जीवनीय शक्ति को बढ़ाना, ठीक है, बल को प्रदान करना, वर्ण के लिए हितकर, डेट इज द क्या है, स्किन के कॉम्प्लिकेशन के लिए बेनिफिशियल है, और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक, तो यह कर्म हो गया। तो आपने जान लिया इसके बारे में, वसा। ठीक है, मांसकी उपधातु वसा हो गई। अब हम जानेंगे त्वचा के बारे में। षड त्वचा है ना, तो त्वचा के बारे में, त्वचा है क्या, त्वचा डेट इज द स्किन। स्किन के बारे में हम जानेंगे, त्वचा के बारे में जानेंगे। तो क्या कहा है, त्वचा शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक। देख रहे हो, दिमाग अगर आपको एग्जाम में लिखना है एक्चुअल, तो देखो बुक की चीजें आपको नहीं याद आएंगी। ठीक है, बुक वाले पॉइंट्स आपको नहीं याद आएंगे। जब मेन एग्जाम में बैठोगे तो क्या याद आता है, जो आप लोग बार बार रिवाइज किए हो। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। तो ज्ञानेंद्रियों में क्या आया था, ठीक है, आया था ना वहां पे त्वचा, त्वक, दैट इज द त्वचा। ठीक है, तो त्वचा क्या है, पंच ज्ञानेंद्रियों में से। तो नोट्स में एक पॉइंट बढ़ा दिया गया याद रखने के लिए कि त्वचा शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। क्या जाता है लिखने में, ठीक है, इंप्रेशन भी बढ़ेगा, यानी कि आपने ज्ञानेंद्रियों को टच किया है, ज्ञानेंद्रियों के बारे में आप जानते हो। तो त्वचा शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। फिर क्या कहा, वही बात है। फिर सेकेंडली क्या पॉइंट बोला कि त्वचा को स्पर्श इंद्रिय भी कहा जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम बोल दिया। त्वचा को स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श मतलब जिसको हम टच करने से क्या हो, फीलिंग्स हो, टच करने पे पता चले ह्यूमन को, आदमी को, मनुष्य को पता चलता है। तो इसीलिए सेकेंड नाम बोल दिया कि त्वचा को स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ त्वचा। फिर त्वचा का आधारभूत द्रव्य वायु महाभूत है, बिकॉज ऑफ वायु को हम देख नहीं सकते हैं ना, वायु को स्पर्श मतलब टच से ही पता चलता है, फील होता है कि यहाँ पे एयर है। ठीक है, जैसे आप बाहर जा रहे हो, तो जब ऐसे आप घूमते हो, पैदल चलते हो, वॉकिंग करते हो, तो आपको पता चलता है ना कि हवा बह रही है, बिकॉज ऑफ कि आपके स्किन से टच होता है, तो आपको ऐसा फील होता है कि हवा जो है बह रही है या वायु का प्रेजेंस है। ठीक है, तो त्वचा का आधारभूत द्रव्य वायु महाभूत है। ठीक, तो यह परिचय हो गया। क्या हो गया, परिचय इसके बारे में, त्वचा के बारे में। ठीक, अब देखो त्वग इंद्रिय पंच पंचक, यहाँ पे पंच पंचक के बारे में बताया। त्वग इंद्रिय यानी कि त्वचा इंद्रिय के पंच पंचक के बारे में। ठीक है, तो इंद्रिय कौन सी है, स्पर्श इंद्रिय कहते हैं ना, त्वक को क्या कहते हैं, स्पर्श इंद्रिय। तो ये याद रखना। इंद्रिय द्रव्य कौन सा है, तो वायु महाभूत का प्रेजेंस है। किसका, वायु महाभूत का प्रेजेंस रहता है। अधिष्ठान क्या है, त्वक स्पर्श इंद्रिय का या त्वक इंद्रिय का अधिष्ठान। ठीक है, तो त्वचा। ठीक है, त्वचा में ही तो है ना, त्वचा यानी कि स्किन में। इंद्रिय का अर्थ कैसे पता चलता है आपको, स्पर्श के द्वारा, यानी कि टच होने से पता चलता है। इंद्रिय बुद्धि, तो कैसी बुद्धि, किस प्रकार की, स्पर्शन बुद्धि। स्पर्शन बुद्धि का अर्थ क्या है, स्पर्श से ही आपको फील होता है, महसूस होता है, इसीलिए लिख दिया गया स्पर्शन बुद्धि। समझ गए, तो यह त्वग इंद्रिय का पंच पंचक हो गया। अब नेक्स्ट हम जानेंगे ओरिजिन कैसे होता है त्वचा का, यानी कि त्वचा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो त्वचा की उत्पत्ति में क्या कहा है, तत्र सप्त त्वचो असृजः पच्यमानानां प्रजायन्ते क्षीर असंत निकायव। ये कहां से लिया गया है, अष्टांग हृदय के। ठीक है, शारीर स्थान का 3rd चैप्टर का 8वां श्लोक, अष्टांग हृदय से। तो क्या बताया इन्होंने अष्टांग हृदय में त्वचा की उत्पत्ति के बारे में, कि जिस प्रकार दुग्ध के परिपाक से मलाई यानी कि क्षीर संतानिका, दूध देखे होगे ना आप लोग, दूध जब गर्म करते हो और गर्म जब दूध हो जाता है उसको बंद कर दोगे तो क्या होता है, दूध के कुछ देर बाद ऊपर एक मलाई की परत जम जाती है। देखते हो ना, दूध जब गर्म हो जाए उसको बंद कर दीजिए गैस को, और बंद करने के बाद कुछ देर छोड़ते हो तो एक उसपे दूध के ऊपर एक मलाई की लेयर जम जाती है, परत जम जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार रक्त द्वारा परिपाक, यानी कि रक्त का जब परिपाक हो जाता है तो उससे क्या होता है, सप्त त्वचा का निर्माण होता है, यानी कि जो 7 स्किन लेयर्स हैं।
ठीक है, उसका लेयर बाय लेयर्स जो स्किन के लेयर्स है उसका निर्माण होता है। तो समझ गए ना, तो ये समझाने के लिए बताया गया है अष्टांग हृदय में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू कि जिस प्रकार दुग्ध के परिपाक से मलाई का निर्माण होता है उसी प्रकार रक्त द्वारा परिपाक से सप्त त्वचा का निर्माण होता है। तो समझ गए किससे ओरिजिन हो रहा है, त्वचा का रक्त से, ठीक है, ठीक, रक्त के परिपाक से, किससे हो रहा है, रक्त के परिपाक से सप्त त्वचा का निर्माण होता है। समझ जाओ। अब लेयर्स जानो, ठीक, तो 7 लेयर्स ऑफ स्किन आप मॉडर्न में पढ़ते हो। यहाँ पे लेयर्स कितनी है, तो आचार्य चरक और काश्यप कहते हैं कि 6 लेयर है, यानी कि षड त्वचा जो तुम्हारे टॉपिक में है, षड त्वचा जो क्रिया शरीर में आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट कहते हैं 7 है, यानी कि 7 लेयर्स है। और मॉडर्न भी क्या कहता है, 7 लेयर ऑफ स्किन। समझ गए। आयुर्वेद में चरक और आचार्य काश्यप क्या कहते हैं, षड त्वचा है, यानी कि 6 है। तो कौन कौन से हैं इनके बारे में जान जाओ और इनका नाम भी याद रख लो, ठीक है, इनका नाम याद रख लेना, ठीक। तो लेयर्स ऑफ स्किन मॉडर्न का जानते ही हैं। अब देखो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है अवभासिनी, थिकनेस कितनी है, ब्रीही 18, ठीक है, 18, और अधिष्ठान क्या है, सिद्म और पद्म कंटक, वर्ण कारक होता है और पंच छाया प्रकाशक होता है, अवभासनी है। सेकंड क्या है, लोहिता है, ठीक है, ब्रीही बाई 16 है, अधिष्ठान तिल नक्ष और व्यंग है। उसके बाद से आता है ताम्र, ठीक है, ब्रीही बाई 8 है, किलास या कुष्ठ है अधिष्ठान इसका, ठीक। पांचवा है क्या, वेदनी है, पांचवा क्या है, वेदनी। छठा रोहिणी, सातवां मांस धारा कला है, और तीसरा जो है श्वेता है। तो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है, तो आप लोग नंबर से याद रखना, ठीक है। नंबर से कैसे याद रखना है, तो ए याद हो चाहे नहीं, थिकनेस अधिष्ठान याद ना रहे चलेगा, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको नाम याद होना चाहिए। मॉडर्न तक वो आप लोग रट लेते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल स्किन है तो ये सब तो आप लोग रट लेंगे, लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग याद करना है। तो पहला है अवभासनी, दूसरा है लोहिता, तीसरा है श्वेता, चौथा है ताम्रा, पांचवा है वेदनी, छठा है रोहिणी और सातवां है मांस धरा कला। और इसी को आचार्य चरक ने नहीं माना है, बट आचार्य सुश्रुत ने इसको मान लिया, मांस धरा को, मांस धरा त्वचा को, ठीक है। ब्रीही मतलब जौ, ठीक, तो जो यहाँ पे प्रमाण लिखा था तुम लोगों का, ब्रीही मतलब जौ होता है, तो जौ का 16वां, जौ का 18वां, जौ का 16वां, जौ का 8वां, यहाँ पे ब्रीही का अर्थ है, ब्रीही मतलब लिखा है ना, तो जौ का 5वां भाग, ठीक है। ब्रीही परमाणु रोहिणी जो है जौ की इतना, जौ की जितनी थिकनेस होती है जौ, ठीक है, तो उतना ही उसका, जौ मतलब गेहूं के जैसा होता है, जौ आपने देखा होगा, तो उतनी ही थिकनेस होती है, ठीक। मांस धरा का 2 ब्रीही का है, यानी कि जो जव है उसका दो गुना, ठीक है, उसकी थिकनेस के 2 गुना, ठीक। तो ये है, आप इसका देख लीजिएगा। नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब लास्ट है उपधातु में ही मेद का। तो मेद की उपधातु क्या है, स्नायु, ठीक है, स्नायु है, स्नायु, मेदशा स्नायु संभव, ठीक। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है स्नायु की, तो मेदशा स्नायु संभव, देखो श्लोक भी है, यानी कि स्नायु की उत्पत्ति मेद धातु से हुई है। तो श्लोक याद कर लेना, मतलब स्नायु की उत्पत्ति कैसे हुई, मेद धातु से। निर्माण कैसे होता है इसका, मेद का, यानी कि स्नायु का निर्माण कैसे होता है, तो मेदशः स्नेहम आदाय शिरा स्नायु त्वम अनुजायता शिराणाम तु मृदु पाकम स्नायु नाम च ततः खर। मतलब क्या कहें कि पित्त युक्त वायु मेद के स्नेह भाग को पृथक करके शिरा और स्नायु का निर्माण करती है, ठीक। तो ऐसे निर्माण होता है, शिरा का मृदु पाक होता है और स्नायु का खर पाक होता है, खर पाक, ठीक है। तो यह निर्माण हो गया। अब देखते हैं हम स्नायुओं की संख्या कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, निर्माण याद होना, संख्या याद होना चाहिए। स्नायु का संख्या कितना है, 900, ठीक है, 900 संख्याएं हैं, और शाखाओं में 600 होती है, यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज बताई गई है, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज में 600, मध्य शरीर में 230 और ग्रीवा उधर्व में 70, ठीक है, ग्रीवा उधर्व में कितनी है, 70 है। तो यह शरीर में स्नायुओं की संख्या याद होना चाहिए, ये 900 संख्याएं होती हैं, ठीक। प्रकार कितना है,
तो प्रकार जो है इसमें बताया गया है और उनका स्थान भी बताया गया है। ठीक, तो स्नायु का प्रकार यानी कि क्या है, पहला है प्रतानवत, यानी कि जो लिगामेंट्स होती हैं तो यह सर्व शाखाओं और संधियों में पाई जाती हैं, यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज है, जो ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, ज्वाइंट्स और एक्सट्रीमिटीज में प्रतानवत स्नायु पाया जाता है। प्रतानवत यानी कि लिगामेंट पाया जाता है। वृत्त स्नायु होती है, कंडराओं के समान होते हैं। वृत्त स्नायु, वृत्त मतलब गोल, राउंड शेप का, तो होता है कंडराओं के समान होता है। फिर सुशिर स्नायु होता है। सुचिर मतलब स्पिंचर, ठीक है, खाली सुशिर है, ठीक, आमाशय, पक्वाशय और बस्ती में होता है ये। और पृथुलु स्नायु होता है, ठीक है, तो यह पार्श्व, पृष्ठ, वक्ष और सिर में पाया जाता है। ठीक, तो एपोन्यूरोसिस है, तो यह पृथुलु स्नायु होता है। ठीक, तो ये 4 प्रकार बताए गए हैं और उनका स्थान बताया गया है। स्नायुओं के प्रकार संख्या 904 प्रकार की होती है, प्रतानवत, वृत्त, सुशिर और पृथुल। ठीक, कर्म क्या है स्नायु का, तो कर्म देख लो फंक्शन इसका, तो स्नायु बंधनम प्रोक्ता देहे मांस अस्थि देहिनाम, यानी कि स्नायु जो है मांस, अस्थि, मेद के बंधन यानी कि स्ट्रेंथ के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि इन सबको मजबूती देता है। किसको, मांस को, अस्थियों को, मेद को, इनको बांधने के लिए मजबूती देता है, बांधता है इनको, तो यह स्नायु का काम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपकी उप धातु जो है कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा कौन सा रहेगा, मल के बारे में, और मल शरीर का लास्ट टॉपिक जो है निद्रा है। तो क्रिया शरीर आपका कंप्लीट हो जाएगा।